हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के द्वितीय सेमेस्टर 2017 का प्रश्न पत्र। दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न पत्र को भी लगा लेते हैं तब भी आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, समय बहुत कम रह गया है द्वितीय सेमेस्टर वालों के लिए, तो इसीलिए हम लेके आए हैं इनके लिए। अगर ये पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? दोस्तों, विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, या द ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा का। अब दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है जैसे, तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि राम मूर्ति समिति कब गठित हुई थी? तो वह 1990 में गठित हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन वही रहते हैं, क्वेश्चन का स्वरूप थोड़ा बदल दिया जाता है। या इसमें से ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है ना, ये कब हुई थी? तो मतलब ये 1986 में हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु राम मूर्ति समिति 1990 गठित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1954 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, या द ऑप्शन 7 मार्च 1835 को? दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1854 को। दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है वुड का आज्ञा पत्र, इसे आप थ्योरेटिकल भी पढ़ के जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निस्यंदन सिद्धांत। तो निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, इसे छनाई का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसने दिया? हंटर ने दिया, मैकाले ने दिया, वुड ने दिया या फ्रांसिस ने दिया? दोस्तों, यह सिद्धांत मैकाले ने दिया। दोस्तों, निस्यंदन अथवा छनाई का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या था कि मैकाले ने कहा था कि एक विशेष वर्ग को शिक्षा दी जाए और वह भारतीय वर्ग देश के निम्न वर्ग को शिक्षा दे। मतलब शिक्षा जो है ना, वो मतलब छटती हुई नीचे पहुंचे। तो यह था इनका मैकाले का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था सन 1835 में, सन 1833 में, सन 1831 में या सन 1854 में? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1835 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रव्रज्य संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से? दोस्तों, जो लोग शैशवावस्था से सोच रहे हैं उनका आंसर गलत हो जाएगा। दोस्तों, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है हमारी, वह बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन दोस्तों किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, अरस्तु का या राजा राम मोहन राय का? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, द सामूहिक विकास करना? दोस्तों, शिक्षा का हमेशा से प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना रहा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट
के समान होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन जो है रूसो का है, एडम्स का है, नन का है, अरस्तु का है। दोस्तों यह कथन जो है वह रूसो का है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी या संस्कृत? दोस्तों मदरसों में जो शिक्षा का माध्यम था वह हमारा फारसी था। दोस्तों उर्दू पर टिक मत कराना, उर्दू आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी। दोस्तों वैदिक कालीन जो शिक्षा थी हमारी, वो रामायण से भी संबंधित नहीं थी, कुरान से भी नहीं थी, बाइबल से भी नहीं थी। तो सही आंसर हो जाएगा वेदों से संबंधित थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहे जाते हैं? दोस्तों मॉन्टेसरी को कहे जाते हैं, हार्वर्ड को कहे जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। एक ऑप्शन इसमें छूट गया है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा फ्रोवेल। दोस्तों आप इससे अपना स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको कितना आ रहा है, इससे आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। और आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है तो अधिक मेहनत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य विनोबा भावे ने या श्री अरविंद घोष ने? दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा श्री अरविंद घोष ने। दोस्तों अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब आते हैं हमारे अतुलोत्तरी प्रश्न। दोस्तों 15 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे अतुलोत्तरी प्रश्न। तो अतुलोत्तरी प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। दोस्तों अभी जैसे ये क्वेश्चन अतुलोत्तरी में आया है, हो सकता है आपके आने वाले पेपर में ऑब्जेक्टिव में मिल जाए। दोस्तों क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए मिलेगा केवल। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता? तो दोस्तों प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि शिक्षण विधि के जनक कौन है? दोस्तों आप ध्यान कीजिए, शिक्षण विधि के जनक कौन है? दोस्तों शिक्षण विधि के जनक हमारे सुकरात हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, प्राकृतिकवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा, परीक्षा आपकी निकट आ चुकी है। दोस्तों प्राकृतिकवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्राकृतिकवाद को दूसरे भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फ्रोवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? दोस्तों ये इनकी शिक्षण विधि है, इसका प्रारंभ 1839 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। यह एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो समाज के प्रमुख कार्य, समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है व उन संस्थानों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 22 हमारे सामने है कि मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य आखिर है क्या? दोस्तों मूल्य शब्द का जो शब्दकोशी अर्थ होता है, व्यक्ति या किसी भी वस्तु का गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण है, सम्माननीय है, उपयोगी सिद्ध हो जाए, दोस्तों वही मूल्य है। किसी भी वस्तु की कीमत उसके मूल्य से ही पता चलती है, उसमें आखिर उसमें कितनी क्षमता है, आखिर इसका कितना मूल्य हो सकता है। दोस्तों यही मूल्य का अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों जो बाल अपराध है वो गरीबी से होता है, भुखमरी से होता है, अशिक्षा से होता है, उचित वातावरण न मिलना व जागरूकता का अभाव। दोस्तों गरीबी एक बाल अपराध का प्रमुख कारण है व अशिक्षा भी बाल अपराध का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? दोस्तों सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया।
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। दोस्तों सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज का प्रारंभ हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं और आप इन्हें अच्छी तरीके से याद करके जाएं, इसमें से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया। दोस्तों 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र मैकाले ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों आखिरी समय में प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि हमारे जो हम परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, बुड का घोषणा पत्र पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। दोस्तों बुड के घोषणा पत्र पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में तो आयु होती है आयु, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा कहीं पर किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सकती है, इसमें आयु का दोस्तों कोई भी बंधन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा के वैयक्तिक व सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन हमारे प्लेटो महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। दोस्तों अभी जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइम में पढ़ा था कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है, बाल्यकाल से। और दोस्तों बाल्यकाल की जो आयु होती है वह होती है हमारी 6 से 12 वर्ष। तो प्राथमिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है, 6 से 12 वर्ष से। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वह इसकी नियुक्ति कब हुई। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन डिटेल में लिखने पड़ेंगे, हमने तो ये शॉर्ट में डाल दिए हैं और आपको अपनी तरफ से माइंड से अच्छी तरीके से बना के क्वेश्चन लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सके। दोस्तों इसमें कम से कम आपको 1 पेज तो लिखना ही है। नेक्स्ट तो ये हमारा हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे और इनकी नियुक्ति 23 सितंबर 1950 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, हंटर कमीशन की क्या विशेषता थी। दोस्तों आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। यह दोस्तों हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषता थी। अब दोस्तों क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि हंटर कमीशन क्या था, हंटर कमीशन के बारे में बताइए। तो आप अगर आपको इतना पता है तब भी आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। बुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। दोस्तों बुड का जो घोषणा पत्र का पहला दोष था, सरकार को सरकार को सौंपकर शिक्षा को राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। यह दोस्तों बहुत ही बड़ा दोष था कि शिक्षा को पूरी तरीके से राज्य के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा दें कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार का सहयोग दे सकें। वही ब्रिटिश के मतलब की शिक्षा दें भारतीयों को, बस उनके सांस्कृतिक शिक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस जिससे ब्रिटिश शासन अच्छा हो ऐसी शिक्षा दें भारतीयों को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीयों का व्यवसाय शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना था, पर इससे भारतीयों को विशेष लाभ ना पहुंच सके। अपना अपना उल्लू सीधा करना था बस इन लोगों का। भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया गया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी, देशी भाषाएं विलुप्त हो गईं। जो हमारी स्थानीय भाषा थी उसको स्वीकार तो किया गया, लेकिन जो मुख्य भाषा थी वह अंग्रेजी ही रखी गई, जिससे हमारी जो भारतीय भाषाएं थी उनका बहुत ज़्यादा विनाश हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। लिखिए। अब दोस्तों मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है क्योंकि जो पहला पॉइंट है कि वह पहला अंग्रेजी विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के द्वार खोल दिए। उसने आधुनिक शिक्षा की बात की थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना लाई, जिससे क्या हुआ कि भारत में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई और जिससे अंग्रेजी शिक्षा पर दुष्प्रभाव न हुआ, तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। दोस्तों यह भी एक स्वतंत्रता संग्राम छिड़ने का एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों कि मिशनरी स्कूलों की विशेषता लिखिए। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिशनरी क्या थे। दोस्तों जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वह उन्हें मिशनरी कहा जाता था और वही लोग अपनी शिक्षाएं देते थे। तो इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि कच्छ प्रणाली जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्लासों में पढ़ रहे हैं, वो शुरू करने का श्रेय जो है ना वो इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले जो हमारी शिक्षा होती है उसमें आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थीं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 36 कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक कुल कितना खर्च हुआ। दोस्तों सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001 और सन 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो 2001 और 2002 में की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में कुल 13,328, ये दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं 13,328.79 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 37 कि बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया गया। दोस्तों जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता है। कानून विरोधी कार्य जिससे कानूनी कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों अगर कोई भी बालक जो है ना वो अगर बाल अपराध करता है तो उसे बाल न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 व संशोधित 2000 के अनुसार 26 वर्ष तक की आयु के लड़कों, यह दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 26 नहीं है, यहाँ 16 होगा। जो संशोधित हुआ है नया उसके अंतर्गत 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की लड़कियों के अपराध करने पर इन्हें अपराधियों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। दोस्तों बाल अपराध की अधिकतम आयु अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई है। तो आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा कानून विरोधी कार्य बाल अपराध कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपकी क्षमता देखने के लिए एग्जाम में रखे जाते हैं। दोस्तों जो 38वां क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु तो साधन बताइए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से अच्छी तरीके से लिखने होंगे ताकि एग्जाम प्रभावित होकर आपको अच्छे नंबर प्रदान करें। दोस्तों हम राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने हेतु विभिन्न साधन होते हैं, जैसे एक तो होता है हमारा बौद्धिक साधन। और बौद्धिक क्या होता है कि हम जो स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें हम देशभक्ति के
बौद्धिक दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें जिससे उनके अंदर राष्ट्रीय एकता का विकास हो सके। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि जब स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उनमें शारीरिक कार्यक्रम ऐसे आयोजित कराना कि जिससे बच्चे को अपने देश के प्रति सम्मान हो व उसके अंदर देश के प्रति अच्छी भावना जागृत हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे एनसीसी होती है, एनसीसी जैसे कार्यक्रम होते हैं, वह 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आते हैं, तो उस पे देशभक्ति के जैसे नाटक वगैरह होते हैं वो आयोजित कराना। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनमें हम राष्ट्रीय एकता को जागृत कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यह बना के लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने हेतु अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए अपने अध्यापक को बताना चाहिए कि हमारे अन्य देशों के साथ कैसे संबंध हैं, अन्य देशों से हमारे क्या क्या लाभ मिलते हैं, व युद्ध से कौन कौन से नुकसान होते हैं, कि विश्व युद्ध से क्या क्या नुकसान हुए। इसलिए दोस्तों हमारा तो यही हमेशा से नारा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। इस तरीके की भावना एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को बतानी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय एकता बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मूल्य का अर्थ लिखिए। दोस्तों, अभी हम यह पढ़ चुके हैं कि मूल्य का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मूल्य के लिए अंग्रेजी शब्द वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यह वैलियर से बना है। वैलियर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है योग्यता, उपयोगिता, उत्तम, कीमत, महत्व। इसके द्वारा कोई भी वस्तु लाभदायक या सम्मान योग्य बनती है। इस प्रकार मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है कि व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण या सम्माननीय है तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। दोस्तों, ये था हमारा एक पेपर। अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।